Hi everyone. Hello G. Hello. A very good evening. Good evening बच्चों. Am I clearly audible and visible? ठीक है. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बच्चों. थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने सुबह थोड़ा सा एडजस्ट करा. जैसे गला बैठा हुआ था ना, अगर मैं ये चीज कर लेती, क्योंकि अब इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ ही काफी इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि जब गले में भारी लगे ना, फिर भी अगर क्लास ले लूँ, फिर 3-4 दिन रीस्केड्यूल ही होती जाती है ना. तो अच्छा कि हम लोगों ने सुबह क्लास नहीं लगाई. अभी हम लोग क्लास लगा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के ऊपर बच्चों. हमारी दूसरी क्लास, जिसके अंदर अब आज वाली क्लास में तुम लोगों को मजा आएगा. लास्ट वाली क्लास में तुम लोगों ने सिर्फ यही सीखा था कि वर्क डन के पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है. अब एक्चुअली में उसका सिग्निफिकेंस समझ आएगा और काफी मेजर चंक ऑफ चैप्टर आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है जी. ओके. So without any further ado, बच्चों, starting the class, please let me know if the screen is visible. Do not talk about anything, however important it is, before 7 p.m. 8 बजे क्लास लेते हैं तो 9 बजे का टाइम रखते हैं ना, तो 7 बजे से पहले कुछ नहीं. ठीक है. तो 22 जुलाई को कंडक्ट होती हुई बच्चों हमारी दूसरी क्लास वर्क एनर्जी पावर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉज के बारे में. ये सारे इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं, तो हम लोगों को मेजर फोकस इस पे करना है कि पहले इंटरलिंक्ड टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे. फिर क्या पता कल की पूरी क्लास सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाए, एंड देन वील बी डन विद 60% ऑफ द चैप्टर. तो हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन लॉज के बारे में. जितने भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में. मजा ही आ जाएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम. और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में. सारे इंटरलिंक्ड है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इस चीज को हम लोगों को 90 मिनट्स में कवर करना है. ठीक है जी. ठीक है. अब टॉपिक से अनरिलेटेड कोई बात नहीं, कोई करे बिल्कुल इग्नोर मारना. अभी बढ़िया तरीके से क्लास शुरू करते हैं. अभी जो हम सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं इस मोमेंट में, वो ये 3 टॉपिक्स को कवर करना है. तो देखो, लास्ट की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लो कभी भी हम लोग एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स देखो दिक्कत हो रही है बोलने में. अगर हम कभी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर सकती है उस बॉडी को मूव करवा के. तो एक फोर्स ने कितना काम किया है वो हम लोग निकाल सकते हैं. फोर्स और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के. तो अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव काम आ जाएगा. अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव काम आ जाएगा. और अगर 90 डिग्री एंगल है तो जीरो काम आ जाएगा, है ना. तो हमने देखा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो कभी भी सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव कर रही है उसके ऊपर किसी भी तरीके का काम नहीं करता है. सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा. इतनी चीज हम लोगों ने जानी थी. ठीक है. अब ना यहां पर जरा सा लिखो बच्चों. ठीक है. थर्ड टॉपिक लिखो, वर्क एनर्जी टॉपिक्स. वर्क एनर्जी टॉपिक्स. जितने भी वर्क एनर्जी के टॉपिक्स हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे. टॉपिक खत्म होने से पहले, जब तक तीसरा टॉपिक खत्म ना हो, चू मत करना. इतनी बार चीजें रिपीट हो जाएंगी ना, फिर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी कि मजा आ जाएगा तुम लोगों को. ठीक है. तो ए पॉइंट में हम ऐसा करते हैं. ए पॉइंट में let us talk about the types of forces. Let us talk about the types of forces. और टाइप्स ऑफ फोर्सेस किस बेसिस के ऊपर, कि क्या वो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अब मैकेनिकल एनर्जी सारी चीजें लिखवाऊंगी, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना. उसके बाद में डिटेलिंग में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो आइडिया है तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी का, वो आइडिया काफी है कि मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये वाला टॉपिक करवा दूं. तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. और यहां पर हम लोग लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो बेसिकली बच्चों, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो ये वो फोर्स है जो अगर बॉडी के ऊपर कभी लग जाए ना, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनमें चेंजेस लेके आ सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा.
तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है, उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। वेयरएज अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंजेस लेके आता है। कैसे चेंजेस लेके आता है, धीरे धीरे करके सब समझेंगे, सारे इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं ये। हाँ हाँ, शेयरिंग अगेन, ये लो जी, ये लो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, जो भी बच्चे कॉल कर रहे थे। अब देखो, अब स्क्रीन बिल्कुल परफेक्टली विजिबल होगी। तो जैसे मैं तुम्हें बोल रही थी, कंजर्वेटिव फोर्स वो वाला फोर्स कि अगर वो बॉडी के ऊपर लग जाए तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकता है, सॉरी नहीं करेगा कभी भी। लेकिन अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस लेके आ सकता है। तो तुम इसको ऐसे याद रखो, जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस लेके आ सके वो नॉन कंजर्वेटिव, जो उसको कंजर्व नहीं रखता है, जो चेंज कर सकता है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव है, जो चेंज नहीं करेगा वो कंजर्वेटिव है। अब बात ये है कि तुम्हारे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स में जितने भी फोर्सेज है ना, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, एक्सेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ऐसे फोर्सेज जिसके अंदर डेसिपेटिव पावर होती है। जैसे कि अगर मान लो मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल दूं तुम लोगों को, तो जैसे कि एग्जाम्पल आ गया ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बॉडी के ऊपर लग रहा है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी छेड़ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी छेड़ सकता है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं छेड़ सकता। या फिर मान लो अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, ठीक है, या फिर मान लो बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, या फिर मान लो मैं टेंशन इन दी स्ट्रिंग की बात करूं, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। टेंशन इन दी स्ट्रिंग की बात करूं, जब भी ये फोर्सेस इंट्रोड्यूस होंगे ना, तो वहां पर आगे लिखवाते जाऊंगी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है। इससे पहले लिखवाने का कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि टॉपिक ही अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जितने भी फोर्सेस तुम्हारे सिलेबस में है, जनरली सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ना बच्चों एक डेसिपेटिव पावर होती है, ठीक है। तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जैसे कि फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, या फिर बच्चों विस्कस फोर्स आ गया। विस्कस फोर्स वो फोर्स होता है जो जब कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में हो और मूव कर रही हो, तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है फ्लूइड के पार्टिकल्स की वजह से। तो जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन है, वैसे फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स बोला जाता है। वैसे मैं यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी लिख सकती हूँ। बस ये जितने एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ इतने काफी हैं तुम लोगों को अभी यहाँ पर ये लिखने के लिए। एक और पॉइंट अगर मैं तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताऊं तो ये है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ इट, वर्क डन बाय इट, ध्यान देना, अगर कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ना, तो इसने कितना काम किया है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि बॉडी पहले कहां पर थी, बाद में कहां पर थी, मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। So, work done by a conservative force does not depend on the path taken by the body, does not depend on the path taken by the body. बॉडी ने जो पाथ लिया है उस पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने एक बॉडी के ऊपर कितना काम किया है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बाय द बॉडी। इसलिए हम लोग ये बोल देते हैं कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, सिर्फ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लो मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो तुम देखो ना, मान लो अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अब सीधा लेके जाए, सीधा रास्ता लेके जाए, ये वाला रास्ता लेके जाए, ये वाला रास्ता लेके जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले रास्ते में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से दिक्कत हुई होगी, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ने नेगेटिव काम किया होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी। तो अगर वर्क डन एक कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तुम्हारे सिलेबस में एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जिसकी वजह से वर्क डन निकालना तुम लोग को आएगा। ठीक है जी, ये लिख लो एक बार। पॉइंट ए आ गया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लेट मी गेट सम वाटर, एक मिनट लिखो तुम।
हाँ जी, डन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, क्या बात है। अगर 10th फेल कोई बच्चा है वो अटेंड नहीं करेगा क्लास को, बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉइंट ए में डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब पॉइंट बी में डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज। लिखने को तो लिख ही लेते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जितने भी टर्मिनोलॉजीज वगैरह आएंगी यहां से क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो हो जाता है बच्चों टोटल एनर्जी, समझो। ये इसको बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना, चाहे सर्कल थोड़ा छोटा बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, मान लो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों यूनिवर्स की, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेरे पास आ गया मैकेनिकल एनर्जी, एक आ गया नॉन मैकेनिकल एनर्जी। एक मेरे पास आ गया नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, और एक मेरे पास आ गया मैकेनिकल एनर्जी। जो भी मैकेनिकल नहीं है वो नॉन मैकेनिकल है। तो नॉन मैकेनिकल के इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, तुम बस जानो मैकेनिकल क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी में एक मेरे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, जो बॉडी की कन्फिगरेशन या फिर पोजिशन पे डिपेंड करता है। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी। और उसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है डिपेंड्स ऑन द पोजिशन और कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द पोजिशन। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है, ग्राउंड से कितना ऊपर है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है कि नहीं है, कंप्रेस्ड है कि नहीं है। सो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। ये देखो, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिक्स कर रहे हैं तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल्स तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन वैसे ही अगर डिस्कस करने को आए कि अगर मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो और यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी नॉन मैकेनिकल है। जैसे साउंड एनर्जी आ गया, हीट एनर्जी आ गया, किसी भी तरीके की एनर्जी जो मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल है। इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है, लिख लो। बढ़िया लग रही है नोट मेकिंग, एक नंबर की नहीं, क्या बात है। स्पैमर बैठे हैं यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, डन। सारे इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये हम लोगों ने कर लिया टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अब मैं तुम लोगों को लेके जाती हूँ कंजर्वेशन लॉज के ऊपर। कंजर्वेशन लॉज के ऊपर एक मेरे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये देखो, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अब यहाँ पर कंजर्वेशन लॉज करवा रही हूँ। एक तो आ गया कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और एक मेरे पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, पहले नोट मेकिंग खत्म करेंगे, ये पूरे पॉइंट को खत्म करेंगे, इंटरलिंक्ड पॉइंट है बिल्कुल। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का एक बार जरा सा सुन लो। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि चाहे जैसा मर्जी फोर्स हो, किसी भी फोर्स में इतना गुदा नहीं है कि वो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी को चेंज कर दे। इसका मतलब नो मैटर किसी भी तरीके का फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग जाए, ठीक है, वो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। सो आई कैन राइट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, नो मैटर what kind of force, no matter what kind of force is acting
total energy of the universe always remains same. Total energy of the universe, total energy obviously बात है यूनिवर्स की, total energy of the universe will remain conserved. remain same, जो मर्जी लिख लो, remain conserved मतलब चाहे जैसा तरीके का फोर्स आ जाए, कभी भी वो टोटल एनर्जी को नहीं छेड़ सकता. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके से हम लोग कर चुके हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है, इफ अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, इफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, if a conservative force acts on the body, its mechanical energy will not change. Its mechanical energy will remain conserved. Remain conserved. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. ध्यान दीजिएगा. कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, कि इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा. तो अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल से इंक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल से डिक्रीज कर जाएगी. इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि जितना पॉजिटिव चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, उतना ही नेगेटिव चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में. कहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. वैसे अगर मान लो कुछ नेगेटिव चेंज आ जाता है काइनेटिक एनर्जी में, तो उतना ही पॉजिटिव चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेव होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कंजर्व्ड होनी चाहिए. समझ लो. इसके एग्जाम्पल्स यहीं पे लिख लो, बेहतर रहेगा अगर इसका एग्जाम्पल यहीं पे करवा दूं. मानो अगर काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की बढ़ गई 3 जूल से, ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहां पर ले लो कि मान लो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई 5 जूल से. तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई 3 जूल से, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी 3 जूल से. तो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है 3 जूल का. वैसे अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए 5 जूल से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ जाएगी 5 जूल से. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है पॉजिटिव में आया है 5 जूल का. लिखिए. लिखो. और अब एक और पॉइंट लिखो होंगे, है ना इंटरलिंक्ड. सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है ना, तो इस टॉपिक को कोई भी टॉपिक को बीच में छोड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अभी हम लोगों को पूरा ये खत्म करना पड़ेगा, पूरा सर्कल में घूमना पड़ेगा एक बार. तो मैंने तुम्हें बता दिया 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं. एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, बॉडी पे लग जाए, मैकेनिकल एनर्जी नहीं छेड़ता कभी. ऐसा हो सकता है अगर इसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी हो तो उतने से पोटेंशियल एनर्जी कम कर देगा, काइनेटिक एनर्जी कम कर दी उतने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर अगर लग जाए तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी छेड़ देता है. कैसे छेड़ देता है बात करेंगे, है ना. फिर मैंने तुम्हें बताया, सारी एनर्जीज बता दी, और फिर मैंने तुम्हें बता दिया चाहे जैसा मर्जी फोर्स लग जाए, चाहे जैसा मर्जी फोर्स लग जाए, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कभी नहीं चेंज होती. तो यहाँ पर भी ये चीज लिख सकते हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्लस नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नो मैटर किसी भी तरीके का फोर्स लग रहा हो, वो हमेशा सेम होगा, वो हमेशा सेम होगा. मतलब मान लो अगर ये हमारा मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी. और मान लो अगर मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही बढ़ रही हो, तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी.
वही जो साइड में लिखा हुआ है। तो चाहे जैसा मर्जी फोर्स हो जाए, जैसा मर्जी फोर्स लग जाए, टोटल एनर्जी आप हमेशा कंजर्व कर सकते हैं। लिख लो एक बार। ओ यार, ये चैप्टर पढ़ा के तो मजा सा आ रहा है यार बच्चों। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये तो। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुम्हें इतना आनंद आ जाएगा, एक नंबर। डन डन। एक मिनट बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए अब मैं तुम्हें बताऊंगी सबसे बढ़िया बात। मतलब ये जो अभी मैं तुम्हें टॉपिक करवाने वाली हूँ ना, ये टॉपिक तुम ये लगा लो, इस टॉपिक को लगा के मैं किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चंस बना सकती हूँ। तो तुम ये जो टॉपिक है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हर फिजिक्स का टीचर, एटलीस्ट मैं तुम लोगों को ये हमेशा बोलती हूँ कि चाहे वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आए, लेकिन इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि इसके बेसिस के इसके बहुत सारे डायरेक्ट एप्लीकेशंस तो हैं ऑल ओवर फिजिक्स। लेकिन इस टॉपिक में जो भी तुम लोग सीखते हो उसका एप्लीकेशन किसी भी चैप्टर के अंदर आ सकता है, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इजी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कोई टाइप ऑफ फोर्सेस वगैरह से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ना एक सीधी सीधी सी बात बोलता है कि अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स लगा है और उसके ऊपर काम हुआ है, जैसा भी बॉडी के ऊपर काम हुआ है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज आ जाएगा। अगर बॉडी के ऊपर 2 जूल का काम किया तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज 2 जूल का आ जाएगा, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 2 जूल से इंक्रीज कर जाएगी। अगर बॉडी के ऊपर काम हो गया -10 जूल, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज -10 जूल आ जाएगा, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से कम हो जाएगी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं स्टेटमेंट भी लिखाऊं, वॉट एवर वर्क, नहीं, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी equals to the change in kinetic energy of that body. The change in the kinetic energy of that body. Let us take 3 examples. यहीं पे let us take 3 examples. एग्जाम्पल मानो, ठीक है, एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा, ठीक है। मान लो बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा, और कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या किया ना, कंजर्वेटिव फोर्स ने बॉडी के ऊपर काम कर दिया 20 जूल का। दूसरे सिनारियो में कर देती हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स लगा और उसने बॉडी के ऊपर -15 जूल का काम कर दिया। लेट अस टेक दीज टू एग्जांपल्स। अब सारा का सारा ध्यान बच्चों स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, अब सब बताना है तुम्हें। चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन नॉन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सब। लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के तहत अगर मैं चलूं, तो बॉडी के ऊपर अगर काम 20 जूल का हुआ है, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ गया, 20 जूल का। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से बढ़ गई। कंजर्वेटिव फोर्स है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी में किसी तरीके का कोई चेंज आना नहीं है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से बढ़ गई, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल से कम हो जाएगी। बाकी ये चीज तो तय है ही कि टोटल एनर्जी में चेंज कोई आना नहीं था, नो मैटर व्हाट। और बिकॉज यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं आया है, तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया है।
अगर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है तो यहाँ पर नॉन मैकेनिकल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया है। लिख लो एक बार। वैसे ही अब की बार मान लो एक कंजर्वेटिव फोर्स एक बॉडी के ऊपर 15 जूल का काम कर जाए, -15 जूल का काम कर जाए, तो अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है -15 जूल का। बोले तो क्या कि काइनेटिक एनर्जी 15 जूल से कम हो गई। अब कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तुम ये देखो, जब तक कंजर्वेटिव फोर्स है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आने से रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी में अगेन यहाँ पर कोई चेंज आएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंज -15 का आया है, पोटेंशियल एनर्जी में +15 का आ जाएगा। बाकी टोटल एनर्जी में कोई चेंज लेके आ नहीं सकता, सो चेंज इन द टोटल एनर्जी इज 0। और बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी में तो आएगा ही नहीं। लिखो एक बार इसको। डन, लिख लिया। अब एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें नॉन कंजर्वेटिव का, ठीक है। अब की बार मान लो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया, ठीक है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया, और मान लो उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने बॉडी के ऊपर काम कर दिया -10 जूल का, -10 जूल का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगेगा कि बॉडी के ऊपर अगर काम हुआ है -10 जूल का, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई 10 जूल से। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन थोड़ी है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के सिनारियो में हम बोल सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी 15 से कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी 15 से बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 20 से बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी 20 से कम हो जाएगी। ये सब तो है, बट ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी, इसलिए जब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से कम हो गई, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी 10 जूल से कम हो गई। अब मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल से कम हो जाएगी, तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी को 10 जूल से बढ़ना पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि चाहे जैसा मर्जी तरीके का फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग जाए, टोटल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं आता है। लिखो। अब चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। वी आर डन विथ 60% ऑफ द चैप्टर एवरीवन। क्वेश्चंस करेंगे अब। यस यस, हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रही। अब इस चैप्टर में क्या बचा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जो एक तरीके का क्वेश्चन टाइप है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक तरीके का क्वेश्चन टाइप है, कोलिजन और पावर। समझ रहे हो? क्वेश्चंस करेंगे अब ध्यान दीजिएगा। अभी तो क्लास 2 है, लेकिन 5 क्लासेस हैं, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब सारा ध्यान बच्चों स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखा है लिख लो। आई विल बी बैक इन अ मिनट, और फिर सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास क्वेश्चंस चलेंगे, तब तक चूचा नहीं चाहिए।
ठीक है, अब देखना, आ जाओ, अभी तो ग्रीन गोला अब फिल होगा जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पेन वगैरह सब रख दो, मतलब रफ कॉपी में कर सकते हो, अभी कुछ करना है तो सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। मान लो मैं तुम्हें अब ये क्वेश्चन दूं, अब मजा ही आ जाएगा, अब तो क्वेश्चन करवाने में मुझे भी मजा आएगा, नोट मेकिंग में किसको ही मजा आता है। तो मान लो ये एक हमारी फरारी है, दिस इज BMW, ठीक है, कुछ ऐसा ही साइन है BMW का। अब मान लो मैं तुम्हें ये बोलती हूँ कि इसकी ना, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 4 जूल, और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इस 40 न्यूटन के फोर्स के अंडर ये वाली बॉडी 20 मीटर चलती है। तो बताओ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन है। तो कभी भी ना बताया जाए ना किस तरीके का फोर्स है, बाकी तो जैसा मर्जी तरीके का फोर्स हो, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा ही सकती हूँ। तो मैं बोल दूंगी कि भैया देखो 40 न्यूटन के प्रकोप में बॉडी 20 मीटर चली है, तो यहाँ पर जो बॉडी के ऊपर काम हुआ है, इट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो बॉडी के ऊपर काम कितना हो गया, 800 जूल का हो गया। तो बॉडी के ऊपर 800 जूल का काम हो गया, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई 800 जूल से। कितना इजी है ये, तो अगर 800 जूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पहले 4 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, पहले 4 थी 800 से बढ़ गई, तो अब मेरे पास कितना आया, 804 जूल। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है बच्चों 10 जूल, ठीक है, 10 जूल। इसके ऊपर इसके मोशन की डायरेक्शन में, ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने लग जाता है 2 न्यूटन। स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ कि अगर मान लो ये बॉडी, ठीक है, इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद वो रुक जाएगी। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल बॉडी यहां पर आके रुकती है, मान लो यहां पर आके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 0 हो चुकी है, तो यहां पर वो इस फोर्स के एक्शन में कितना मूव करती है बिफोर इट स्टॉप्स, इज व्हाट इज आस्क्ड। आपसे पूछा हुआ है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, यहां से लेके यहां तक बना देती हूँ, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस तुमसे पूछा हुआ है। तो तुम देखो ना, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से कम हो रही है, तुम खुद देखो कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल से कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है, -10 जूल का। तो बॉडी के ऊपर काम -10 जूल का हुआ है, तो देख लो वर्क डन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। -10 मेरे पास आ गया, -10 इज इक्वल टू -2x, x की वैल्यू आ गई 5 मीटर। कि अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से कम हुई है, तो जरूर से -10 जूल का काम बॉडी के ऊपर हुआ है। तो मान लो अगर ये 2x के अगेंस्ट जाके x का डिस्प्लेसमेंट शो करती है, तो काम हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180, दिस शुड बी इक्वल टू -10, दिस शुड बी इक्वल टू -10। अब मैं थोड़ा सा स्टॉपिंग डिस्टेंस पे ही रहने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और इसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है, देखना मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस थे। मान लो तुम्हें बोला गया कि भैया तुम्हारे पास हैं 2 गड्डियां, दिस इज गड्डी नंबर 1, दिस इज गड्डी नंबर 2, ठीक है, 3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तीनों क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो पहले वाले सिनेरियो में ना तुम्हें दोनों की काइनेटिक एनर्जी दे दी, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, दोनों के ऊपर सेम तरीके का रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अगर मान लो दोनों की सेम हो, कि भाई जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए की है वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी की है, मान लो उसको मैंने ई मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग टाइम, चलो स्टॉपिंग टाइम बाद में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस।
रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस। वेरी गुड। देखो इसको लॉजिकली भी कर सकते थे कि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम थी, तो दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम थी, दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 है। इसका मतलब दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो सेम है ना। इसका मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर जो काम किया होगा वो सेम होगा। तो आई कैन से कि मान लो अगर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस x1 है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस x2 है, तो पहले वाले में काम हुआ -f(x1), दूसरे वाले में काम हुआ -f(x2), और ये तुम्हारे पास x1 और x2 का रेशियो आ गया विच इज 1:1, कि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम, क्योंकि दोनों रुक रही है, मतलब दोनों में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम आया। वर्क एनर्जी थ्योरम के तहत दोनों में काम सेम आया, तो यहाँ पर काम हो गया -f(x1), यहाँ पर काम हो गया -f(x2), दोनों सेम, तो x1 x2 का रेशियो कितना आ गया 1:1। ठीक है, अब देखना, अब की बार मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि ये मेरे पास ये दो गाड़ियां हैं, ठीक है, ये दोनों गाड़ियां बढ़िया मूव करिए, रिपीटेशन बट विद द हेल्प ऑफ मोर क्वेश्चंस। अभी ये एक बार और दो बार दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। अब मान लो ये जो दोनों बॉडीज हैं इनके मास डिफरेंट थे, इसका जो मास था वो m था, m1 है, इसका जो मास है वो m2 है। दोनों मान लो v की वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और दोनों के ऊपर मान लो एक रेजिस्टिव फोर्स लग गया, सेम रेजिस्टिव फोर्स लग गया। अब जरा सा बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस। PYQs कवर कर रही हूँ। हाँ जी, what will be the ratio of their stopping distance? एक करोड़ के लोन का यहाँ पर आया हुआ है मैसेज, अवेल अप टू 1.2 CR फ्रॉम, आया है, हमें नहीं चाहिए। देखो तो तुम देख पा रहे हो कि रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह पूछा हुआ है। मान लो तो मुझे देखो क्या पता है, मुझे ये पता है दोनों के ऊपर जो काम हुआ होगा ना, ठीक है, पहले वाला आ गया -f(x1), दूसरे वाला आ गया मेरे पास -f(x2), तो व्हाटसोएवर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो है इस तरीके से यहीं से निकलेगा। अब वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ना, कि पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया। तो ये मेरे पास आ गया हाफ m v का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया हाफ m1 v का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया हाफ m2 v का स्क्वायर, कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आए हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो अगर 2 जूल थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया -2 जूल, क्योंकि रुक रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है उसका रेशियो इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू ही हो जाएगा, और यहीं से तुम लोग निकाल पाओगे x1/x2 इज इक्वल टू m1/m2, जो आंसर था। देख लो, इसकी चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया ये। अगर इसका चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया ये। इन दोनों का रेशियो निकालो बच्चों, इन दोनों का रेशियो निकालोगे यही आएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो आ गया m1/m2, ठीक है। अब सिंस हम लोग इसके 2 टाइप्स कर चुके हैं, अब मैं रिपीट करूंगी आखिरी बार, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज और लेके आती हूँ। अब की बार मैंने तुम्हें बोला दोबारा से 2 गाड़ी हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, और दोनों गाड़ियों का इनिशियल मोमेंटम सेम है। समझ रहे हो
कि मान लो अगर इसका मोमेंटम p है, अभी इनिशियल मोमेंटम अगर इसका p है तो इनिशियल मोमेंटम इसका भी p है, ठीक है। इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, और दोबारा से अब मुझे बच्चों ये बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस। और आपके PYQ जितने भी स्टॉपिंग डिस्टेंस से एसोसिएटेड थे वो कवर्ड। एक और क्वेश्चन कराऊंगी इसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस का, और तुम्हें लगेगा दी तो काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। ओ यार इतने अच्छे फ्रेग्रेंस है। हाँ जी, m2/m1 चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो मुझे पता लग गया आएगा वर्क डन के रेशियो से कि भाई दोनों के वर्क डन का जो रेशियो है वो पहले वाले में आ गया नेगेटिव Fx1, दूसरे में आ गया नेगेटिव Fx2। बस इस वर्क डन को मुझे कैसे लिख सकती हूँ, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी 1, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी 2। तो मुझे अच्छे से पता है ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की आ जाती है। ये अगर A है, ये अगर B है। अभी किया है, ये देखो किस तरीके से चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के इक्वल टू हो जाता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के इक्वल टू हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू, अब इसको मोमेंटम की टर्म्स में लिखोगे ना, इट इज अबाउट कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती तो कैंसिल आउट हो जाता। दोनों पे वर्क डन सेम हुआ है, फोर्स सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे वाले सिनारियो में अब की बार तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ा क्योंकि मैंने मास और वेलोसिटी दिया था। अब की बार मैंने मोमेंटम और मास दिया है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इज इक्वल टू p²/2m। तो ए की काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m1, ये मेरे पास हो गया p²/2m2। मोमेंटम सेम है, कैंसिल आउट हो गया, रेशियो आ गया m2/m1। ये देखो x1/x2 का रेशियो आ गया m2/m1। हाँ जी, देखिए ये आपके PYQs हैं जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ना एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में किया है, बट वो हम लोगों ने काइनेमैटिक इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व किया था। ये तुम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करोगे। तो मैंने तुम्हें बोला एक गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड जब u है ना, गाड़ी की स्पीड जब u है, स्टॉपिंग डिस्टेंस x है। तो जब गाड़ी की स्पीड 3u है और सेम तरीके का रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, देखना सेम तरीके का रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो अब बताओ नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। दो सिनेरियोज दे दिए तुम लोगों को मैंने, काइनेमैटिक्स में सेम क्वेश्चन किया था। 9 टाइम्स 9x, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में लिखा है बेबी, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। एनीवे फोकसिंग ऑन दिस क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस है, बॉडी अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है रुकी रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना भी नेगेटिव काम हुआ है इस बॉडी के ऊपर, उतना ही नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। So that is the reason this is going to be given by the initial kinetic energy which is half mu²। तो तुम खुद ही देख लो ना, तुम प्रोपोर्शनैलिटी से चलो, पूरा सॉल्व क्यों करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तो जब तुम यहां से लेके यहां तक आ रहे हो
तुम देखो, तुम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 3 के स्क्वायर से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है 9 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस x था, तो बाद में कितना आना चाहिए? 9x। बॉडी के ऊपर काम हुआ इतना, देखो बॉडी के ऊपर काम हुआ इतना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। ठीक है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस एफ एक्स वन बिकम्स नेगेटिव ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो एफ एक्स वन बिकम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चंस की हेल्प से समझो, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। अगेन दिस वाज आल्सो वन ऑफ योर प्रीवियस के क्वेश्चंस। अब मान लो मैं अगर थोड़ा सा ग्रेविटी पे चली जाऊं, ठीक है, अब ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो मैं अभी ना तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ, सबसे चिंगे क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। मैं यहाँ पर पूछूंगी व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं करवा रही हूँ, रुको, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? वेट, डुप्लीकेट करना है स्लाइड, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? इन चार क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते। सिचुएशन देती हूँ अब, ठीक है। तो पहले वाला सिनारियो जेन्युइन क्वेश्चन रखती हूँ। 6 kg की बॉडी थी, मैंने 6 kg की बॉडी को इस तरीके से 100 मीटर से उठा दिया। देखो 6 kg की बॉडी को मैंने इस तरीके से 100 मीटर से उठा दिया। अब मैं सारी बातें पूछ रही हूँ। तो अब तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो ग्रेविटी है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी की वजह से 60 न्यूटन का फोर्स वो नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में 100 मीटर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी ने काम नहीं किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो गया 6000 जूल का। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी को ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देख लो, मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया है। अगर मान लो वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, इफ वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इज इक्वल टू एक्स, सो वर्क डन बाय द सेम फोर्स अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव में जवाब दे देना। तो तुम देख पा रहे हो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है 6000 जूल का, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव 6000 जूल आ गया। जो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो ये मेरे पास आ गया 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 180, तो भी सेम आंसर आएगा। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट 6000 जूल का काम हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 6000 जूल से डिक्रीज करी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 6000 जूल से इंक्रीज करी होगी। सब इंटरलिंक्ड है, चारों के चारों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट 6000 जूल का काम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी 6000 जूल से कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 6000 जूल से बढ़ गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं काम कर रही हूँ तो किसी फोर्स की हेल्प से किया होगा ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 6000 जूल से बढ़ गई, या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट 6000 जूल का काम अगर हो गया तो किसने किया? किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका आंसर तुम लोग पॉजिटिव 6000 जूल दोगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम अगर हो रहा है तो कोई तो बाहर से आया है ना। ग्रेविटी खुद से तो नहीं बोलेगी कि भाई मेरे अगेंस्ट जाओ काम करके आओ। तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट 6000 जूल का काम हुआ, तो इसका मतलब हम लोगों ने बाहर से कोई फोर्स लगाया, इस तरीके से कोई फोर्स लगाया जिसने बॉडी को ऊपर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया 100 मीटर का। ये फोर्स कौन सा इज नॉट द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखना, आई विल रिपीट।
रिपीट बट रिपीटेशन विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वेश्चन। अब की बार देखना, अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास ना एक स्केल थी, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक स्केल थी। स्केल की जो लेंथ है, मान लो अगर वो 10 मीटर है, और मान लो स्केल का जो मास है अगर वो 5 kg है, और मान लो स्केल इस तरीके से गिर जाए, ठीक है, ये स्केल बढ़िया इस तरीके से खड़ी थी पहले, और फिर बाद में क्या हुआ ना, फिर बाद में ये जो स्केल है इस तरीके से गिर गई। तो अब इस प्रोसेस के दौरान दोबारा से तुम्हें बताना है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह। हमेशा यहां से स्टार्ट करो, ग्रेविटी से स्टार्ट करो। तो आई नो अभी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ है, बट देखो दिस इज वेरी लॉजिकल। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पर यहाँ पर तो एक पार्टिकल था जिसको मैं 100 मीटर से उठा रही थी, तो पूरा का पूरा जो मास था पार्टिकल का 100 मीटर से उठा है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो ये वाला मास यहाँ से यहाँ तक आया है, ये वाला मास यहाँ से यहाँ तक आया है, ये वाला मास पहले भी यही था बाद में भी यही है, ये वाला मास यहाँ से यहाँ तक आया है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी के सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। तो मैं अज्यूम करूंगी कि 5 kg का मास यहां पर कंसंट्रेटेड था। इसका मतलब यहां पर ग्रेविटी की वजह से लगा 50 न्यूटन का फोर्स, और इसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो गई 5 मीटर से। तुम देखो ना, लेंथ 10 मीटर है, फिर क्यों करोगे, तो ध्यान से सुन लो। बॉडी के मास को मैंने यहां पर माना, तो अगर बॉडी का मास यहां से यहां तक आ रहा है, तो तुम खुद देख पा रहे होगे कि बॉडी का जो मास है ग्रेविटी के साथ 5 मीटर चला है। बॉडी का मास ग्रेविटी के साथ 5 मीटर चला है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आ गया, देखो 50 न्यूटन के साथ साथ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया, 250 जूल। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है 250 जूल से इंक्रीज हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है 250 जूल से डिक्रीज हो जाएगी। सिंस यहाँ पर ग्रेविटी ने काम किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने कोई काम नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स था ही नहीं, ग्रेविटी की वजह से ये वाली जो बॉडी है वो गिरी है। वन मोर क्वेश्चन, इसका रिपीटेशन बट वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब की बार देखना, अब की बार दोबारा से स्केल ऐसी है, लेकिन अब की बार स्केल ऐसे गिर रही है। एक मिनट, ठीक है। अब की बार देखो मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, रुको बच्चों वेट। तो अब की बार ये स्केल थी 10 मीटर की लेंथ की, 5 kg के मास की, ठीक है। ऐसे आ गई 60 डिग्री एंगल से गिर गई, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पर दोबारा से पूछा हुआ है कि भैया बताओ ग्रेविटी ने कितना काम किया है, इस स्केल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, ये सब पूछा हुआ है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब इस तरीके से एक बॉडी हो जिसमें मास ओवर अलोंग द लेंथ, अलोंग द वॉल्यूम, ऑल ओवर द वॉल्यूम, अलोंग द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आप उसके सेंटर पे मास को कंसंट्रेटेड मान लीजिए, तो मैं मानूंगी कि भैया ये जो 5 kg का मास था वो यहां पर है और वो यहां तक पहुंच गया, ये मानूंगी मैं। तो इसका मतलब देखो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, आई कैन मेक दिस ट्राइंगल, ये देखना, क्योंकि मुझे तो ये जानना है ना कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, मुझे तो ये वाला डिस्टेंस जानना है। तो मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया, ध्यान देना, मैंने ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लिया, जहां पर ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है वो होगी L/2, बोले तो 5 मीटर। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये एक्स मुझे निकालना है। तो एक ऑपोजिट है, एक हाइपोटेनियस है, साइन की हेल्प से चल सकती हूँ। साइन ऑफ 60 डिग्री आ गया x/5, और वैसे साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाता है √3/2। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3/2। तो तुम देखो ना, ग्रेविटी भी तो नीचे ही लग रही है,
ग्रेविटी ने यहाँ पर ग्रेविटी नीचे लग रही है कितनी, mg 50 न्यूटन की ग्रेविटी नीचे लगी, जिसकी वजह से जो बॉडी का मास है जिसको मैंने यहाँ पर कंसंट्रेटेड माना है वो उसी के अलोंग x का डिस्टेंस मूव कर रही है। तो अगर मैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालूं तो मैं बोल दूंगी ग्रेविटी लगी 50 न्यूटन की, उसी अलोंग पूरा का पूरा जो मास है इतने डिस्टेंस से ट्रेवल कर गया। तो ये मेरे पास आ गया 125 अंडर रूट 3 जूल। तो ग्रेविटी ने काम कर दिया 125 अंडर रूट 3 जूल का, मतलब काइनेटिक एनर्जी इतने से ही बढ़ गई, ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इतने से ही कम हो गई। देख पा रहे हो ना, ये वाली लेंथ कितनी है, आधी लेंथ है ना, L/2, और ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, इसीलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि एक साइड मुझे पता है, एक एंगल मुझे पता है, तो दूसरी साइड निकालना सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन था। अब देखना और समझोगे अब जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। अब की बार देखना क्वेश्चन क्या था। जस्ट वेट, ये एक टेबल है, मानो, अरे यार, मानो इस तरीके से ये एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक चेन पड़ी थी, तुम लोगों ने क्वेश्चन जरूर से देखा होगा, अगर एक्चुअली में नीट 2025 के लिए तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। नहीं देखा है तो भ्रम टूटना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक चेन पड़ी है, यहाँ पर ये जो चेन है इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका मास M है, मास M है। एक क्वेश्चन करवाऊंगी, दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, डुप्लीकेट कर दिया मैंने। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रही हूं, इफ, क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ 1/nth of the chain is hanging, of the chain, if 1/nth of the chain is hanging and is pulled on the table and is pulled completely, and is pulled completely, तो फिर बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो चेन है इसकी 1/nth लेंथ हैंग कर रही थी, और मान लो अब मैं पूरी की पूरी चेन को अगर ऊपर पुल कर लूं, तो फिर बताओ ग्रेविटी ने कितना काम किया, व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड फलाना ढिमकाना। मतलब तुम समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो ये देख लो, लेकिन ये वाला डायग्राम मैं व्हाइट में बनाती हूँ, इसको अभी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, वेट। देखो ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो है कि पहले 1/nth लेंथ हैंग कर रही थी, ठीक है। अब उसको पूरा का पूरा हम लोग टेबल के ऊपर खींच लाए। So what is the work done by the gravity? What is the change in the kinetic energy? What is the change in the potential energy? तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि कुछ पोर्शन चेन का पहले भी टेबल के ऊपर था, बाद में भी टेबल के ऊपर है, तो इसके ऊपर तो भैया ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि पहले भी टेबल के ऊपर था, बाद में भी टेबल के ऊपर है। ग्रेविटी के ना तो अलोंग मूव किया ना अगेंस्ट मूव किया, किसी भी तरीके का वर्क डन है ही नहीं। लेकिन मान लो अगर मैं ये वाले पोर्शन की बात करूं, तो ये वाला पोर्शन पहले हैंग कर रहा था और अब टेबल के ऊपर है, समझो, ये वाला जो पोर्शन है पहले हैंग कर रहा था, अब टेबल के ऊपर है। तो एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोगों ने सिर्फ ये पिंक वाला पोर्शन मूव करवाया है। तो अभी 1/n लेंथ हैंग कर रही थी, तो इसका मास कितना आ गया, m/n, जिसको मैं यहां पर अज्यूम कर सकती हूँ। तो यहां का मास यहां चला गया, देखो यहां का मास यहां चला गया, तो कितनी कितने डिस्टेंस से मूव करा, ये देखो कितने डिस्टेंस से मूव करा। तो ये वाली लेंथ भी तो देखो ना, ये वाली लेंथ भी तो L/n है, 1/n हैंग कर रहा था, तो मास m/n, लेंथ L/n, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया, L/n का आधा।
तो अब आप यहाँ पर खुद हिसाब लगा लीजिए कि भैया ग्रेविटी तो नीचे लगी, ये देखो ग्रेविटी इस हैंगिंग पोर्शन के ऊपर नीचे लगी mg/n, उसके अगेंस्ट मैंने L/2n का डिस्प्लेसमेंट करवा दिया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी? ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूंगी कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगा, उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इतना कर दिया, मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, -mg(L/4n), यहाँ पर n आएगा बाय 2n का स्क्वायर, वेट, बाय 2n का स्क्वायर। तो इतना नेगेटिव काम, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना काम हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना काम हुआ है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इतने से ही डिक्रीज कर जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतने से ही इंक्रीज कर जाएगी। प्लीज कंज्यूम दिस क्वेश्चन, कोई बहुत महारथी क्वेश्चन नहीं। ये देखिए, कि ये वाला पोर्शन पहले भी टेबल पे था, बाद में भी टेबल के ऊपर है, तो इसके ऊपर तो ग्रेविटी ने कोई काम ही नहीं किया, इसका तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ वाई एक्सिस में, और ग्रेविटी वाई एक्सिस में लग रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटी पे काम किया था सिर्फ ये वाले पोर्शन में, मास इतना है, लेंथ इतनी है, तो इसका मास जो पहले यहाँ पर था वो टेबल पे पहुंच चुका है, तो ये वाला डिस्टेंस मूव किया है ना, तो ये L/n की आधी लेंथ होगी ना, L/2n। तो ग्रेविटी इसके वेट की वजह से नीचे इतना लगा, उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो और अटको, ठीक है? अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा अटकिए, ताकि जहां पर अटक रहे हो, जिस वजह से अटक रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन दिमाग में जाए। तो अब की बार मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मान लो अगर मेरे पास चेन थी जिसका 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा था, if 1/3 of the chain is hanging and is pulled completely on the table, बस ये बता दो बच्चों, what is the work done by the gravity? करो सॉल्व, आप सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला तो नहीं लगाया किसी ने? आई एम होपिंग किसी बच्चे ने सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व ना किया हो। तो यहाँ पर जरा से देखो भाई, ये हमारी हैंगिंग चेन है, ठीक है? अब इसका 1/3 पोर्शन अगर हैंग कर रहा है, तो इसका m/3 मास हैंग कर रहा है, जो पहले यहाँ पर था और बाद में यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इसकी लेंथ कितनी है, L/3 ना। तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको कितने उससे खींचा, कितने डिस्टेंस से खींचा, L/6 के डिस्टेंस से, आधे डिस्टेंस से। तो आधे डिस्टेंस से ऊपर खींचा, और जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पिंक वाले की वजह से, दैट इज mg/3। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, और इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो वर्क डन मेरे पास कितना आ गया, -mg(L/18), -mg(L/18। याद रखना ही नहीं है कोई फॉर्मूला, ठीक है? कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ऐसा एक और क्वेश्चन करवाना चाहूंगी, जो सार बनेगा सारे के सारे ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अलोंग प्रॉब्लम्स का। तो एक कुआं था, ठीक है? ये कुआं था,
यहाँ पर ग्राउंड पे बढ़िया इंसान है, ठीक है, यहाँ इंसान है छोटा सा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इसने एक रस्सी पकड़ी हुई है, ये देखना, इसने एक रस्सी पकड़ी हुई है, ये रस्सी है, इस तरीके से इसने एक रस्सी पकड़ी हुई है। मास ऑफ द रोप 10 मीटर है, ठीक है। मास ऑफ द रोप 10 केजी ले लो, या फिर मास ऑफ द रोप को मैं मान लेती हूँ 4 केजी, लेंथ ऑफ द रोप मान लो 10 मीटर है। साथ में यहाँ पर एक बाल्टी है, वाटर बकेट है ऑफ मास 8 केजी, ठीक है। यहां से जो तुम्हें क्लैरिटी आएगी ना, और जो ऐसे डाउट जो तुम्हें लगता है कि हमारे थे भी नहीं, वो भी सॉल्व हो गए, वो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। सो द क्वेश्चन इज, इफ द मैन pulls the bucket out of the well, this is well, pulls the bucket out of the well, what is the work done by the gravity? मजा ही आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन में, तो सारा का सारा मास ये वाली लाइन पे आ जाएगा। बताओ बच्चों, थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करना। हाँ जी, आगे वेरिड आंसर्स, बस यही चाहिए था। अब सुनना, जो डाउट था भी नहीं उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, वो भी सॉल्व होगा। तो तुम देखो ना, यहाँ पर 2 चीजें मूव करवाई है भाई, एक ऐसी चीज जिसका मास अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा हमारी वाटर बकेट है। तो दोनों को अलग अलग स्टडी करो, एक साथ स्टडी क्यों कर रहे हो? ये देखो, एक तो हमारी बकेट का मास था 8 केजी का, एक हमारी बकेट का मास था 8 केजी का, जिसको मैंने ऊपर कितनी लेंथ से खींचा है, 10 मीटर की लेंथ से खींचा है। और एक हमारी रोप भी तो है, रोप का मास तो यहां पर था ना, ये देखो रोप का मास तो यहां पर था, कितना, 4 केजी का, जिसको तुमने ऊपर कितने लेंथ से खींचा है, 10 मीटर से, आधी लेंथ से, 5 मीटर से। ये दो अलग अलग चीजें है ना। वाटर बकेट का पूरा मास वही था जो आपने 10 मीटर से खींचा है। रोप का अलोंग द लेंथ मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने तुम्हें बता दिया था सेंटर पे मास ले लिया करो। तो ये 4 केजी का मास है जो उठाए 5 मीटर की डिस्टेंस से। तो अब दोनों के लिए निकालो, पहले वाले के लिए निकालो तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखे जरा सा कितना हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 80 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 मीटर की, दोनों के बीच में एंगल आ गया 180 डिग्री।
तो एक तो ग्रेविटी ने पहले वाले में काम किया -800 जूल का। फिर अगर मैं रोप की बात करूं तो देखो देखें जरा सा ग्रेविटी ने कितना काम किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 40 न्यूटन का लगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर की है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। ये मेरे पास आ गया -200 जूल। तो वर्क डन तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ग्रेविटी ने एक काम किया -800 का, देखो एक काम किया -800 का, दूसरा काम किया -200 का, तो टोटल काम कितना हुआ -1000 का। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इस क्वेश्चन ने ऐसे डाउट भी सॉल्व किए होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं था कि अच्छा ये डाउट, अच्छा मतलब ये भी करना होता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो, इससे ज्यादा और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब देखना, अब मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों लग रहा है। ठीक है, तो बात ये थी कि एक बॉब हैंग कर रहा था, कैपिटल एम मास का बॉब एक मासलेस रोप के साथ ऐसे हैंग कर रहा था। एकदम से एक बुलेट आई स्मॉल m1 मास की u की स्पीड के साथ। ठीक है, u की स्पीड के साथ। फिर बाद में ये इसके अंदर एम्बेड हो गई, इसके अंदर एम्बेड हो गई। और अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये किसी लेंथ से राइज करता है, वो लेंथ आपको बतानी है। किसी हाइट से राइज करता है, वो हाइट आपको बतानी है। कि यहां पर देखिए पहले जितने भी मासेस थे इस लेंथ के लॉन्ग थे, पहले जितने भी मासेस थे एक बार जरा सा देखो इस लेंथ के लॉन्ग थे। अब बाद में ये जो मास है ये h की हाइट से उठ गया, ये h की वैल्यू बतानी है। तो एक बॉब हैंग कर रहा था कैपिटल एम मास का एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ की वैल्यू थी l। एक बुलेट आती है स्मॉल m1 मास की, उस बॉब को टकराती है, उसमें एम्बेड हो जाती है और अब ये पूरा का पूरा सिस्टम h की हाइट से राइज करता है। तो ये h की हाइट की वैल्यू बतानी है। तो अब तुम यही सोचोगे ना कि भाई अगर मान लो मेरे पास ये वाली स्पीड हो जाए, मान लो ये वाली स्पीड अगर v है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब तक यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी इंक्रीज आया, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही डिक्रीज आया। अब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आ गया, ये देखो ये वाला मास उठा है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के अगेंस्ट h की हाइट से, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो गई। है ना, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो गई। और तुम्हें मुझे h का आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ u, नॉट इन टर्म्स ऑफ v, इन टर्म्स ऑफ u। u की टर्म्स में मुझे बताओ ये कितनी हाइट से राइज करता है। तो देखो ये तो जेन्युइन है ना, यहां से लेके यहां तक का सीन तो जेन्युइन है कि भाई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंज आने से रहा। अब ये इतनी हाइट से राइज करती है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है अब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है कि और ज्यादा ऊपर जाए। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो खत्म होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां से तुम लोग h की वैल्यू तो निकाल लोगे। देखो h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, अगर v की टर्म्स में होता तो h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, v²/2g, v²/2g। लेकिन बात ये v की टर्म, v तो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि मान लो जब ये इससे टकराती है और एम्बेड हो जाती है फिर पूरा का पूरा सिस्टम v से मूव करता है। तुम्हें तो u की टर्म्स में आंसर देना है ना, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ कि अगर मान लो मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इस सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए। तो जितना इनिशियल मोमेंटम था इस सिस्टम का उतना ही बाद में भी होना चाहिए। तो इनिशियली m1 u से मूव कर रहा था, वही मोमेंटम था।
बाद में कैपिटल M और M1 V से मूव कर रहे हैं, तो V की तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई, M1U बाय कैपिटल M प्लस M1, जो यहाँ पर सब्सटीट्यूट होगा और आंसर आएगा। तो ये वाला आंसर कितना आया, ये वाला आंसर आया M1 स्क्वायर U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G कैपिटल M प्लस M1 का स्क्वायर। दिस विल बी प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द ऑप्शंस। हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीख लो कि भैया देखो, मुझे पूछा हुआ था कि एक बॉब हैंग कर रहा था, बुलेट आके टकराई, उसमें एम्बेड हो गई, और अभी एम्बेडेड सिस्टम एक एच की हाइट से राइज करता है, तो तुम डायरेक्ट अप्रोच लेके चलो कि मान लो एम्बेडेड सिस्टम के पास स्पीड थी v, तो जब वो एम्बेडेड सिस्टम यहाँ से यहाँ तक गया, उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। इसका मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वहां से v तो हमने h को v की टर्म्स में तो निकाल लिया, लेकिन मैंने u की टर्म्स में पूछा था, तो अब तुम्हें v को अगर u की टर्म्स में लिखना है, तो वो तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर लो कि भाई अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो अगर इनिशियली मोमेंटम इस सिस्टम का m1u था और बाद में कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय v है, दोनों सेम है, तो v को u की टर्म्स में निकाल लिया, v को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। ट्रिकी तो है, मजा नहीं आया फिर, है ना? कितने ही क्वेश्चन बन जाते हैं यार यहाँ से ट्रिकी, अब कुछ तो ट्रिकी कर ही देना हम लोग। जैसे कि ना एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, वो तुम्हें इजी लगेगा। सो द क्वेश्चन इज, ध्यान दीजिएगा, क्या लैग वैग हो रहा है क्या? इंटरेस्टिंग ना क्वेश्चन ही है। अब देखना, एक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन देती हूँ। तो मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर इस तरीके से एक कैपिटल M मास का बॉब था, ठीक है, वो u की स्पीड के साथ और मैं उसको u की स्पीड दे देती हूँ, ये वाली जो रोप की लेंथ है वो है कैपिटल L। तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कितनी एंगुलर डिस्टेंस से, व्हाट इज द एंगुलर हाइट विद विच फाइंड थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगुलर हाइट, इट इज द एंगुलर हाइट with which नहीं, मान लो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मेरे पास भैया एक रोप थी L लेंथ की, बॉब कनेक्टेड था, अब मैंने बॉब को ना नीचे हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी u की, तो अब ये जो बॉब है h की हाइट से राइज करता है, ठीक है, अब ये जो बॉब है इस तरीके से h की हाइट से राइज करता है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दिस इज द क्वेश्चन। तो तुम बोलोगे कि यार दी देखो यार, आप ना बिल्कुल ही क्या ही कर देते हो। अगर मान लो ये जो बॉब है h की हाइट से राइज हुआ है, ध्यान देना, अगर मान लो ये जो बॉब है h की हाइट से राइज हुआ है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी आ जाएगा mg का फोर्स नीचे, ठीक है, h का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस mgh आ गया, माइनस mgh आ गया, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ, एच तो हम लोगों ने आंसर में अज्यूम किया है, हमें तो कैपिटल एल गिवन है, तो अब कैपिटल एल को एच के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो मैंने तुमसे पूछ दिया व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल। सिंस ऑप्शंस नहीं है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किन टर्म्स में आंसर देना है। तो एच को अगर एल के टर्म्स में तुम्हें लिखना है तो तुम ये वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बच्चों, ये वाली लेंथ एल है, ये थीटा आ गया तुम्हारे पास, तो ऑपोजिट मेरे पास क्या आ गया, एल साइन थीटा। मान लो अगर ये ऑपोजिट एक्स था तो साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स मेरे पास कितना आ गया, एल साइन थीटा। तो अब तुम खुद देखो, ये एल साइन थीटा आ गया, ये एल साइन थीटा आ गया, ये एल कॉस थीटा आ गया। तो अब तुम देखो यहां से लेके यहां तक तो एल है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एल कॉस थीटा है,
तो हाइट मेरे पास कितनी आ गई, L माइनस एल कॉस थीटा, विच कैन बी रिटन एज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस थीटा। तो ये मेरे पास कितना आया आंसर, आंसर फाइनल आंसर आ गया माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। कि आंसर माइनस एम जी एच है, मुझे सिर्फ एच निकालना था, तो एच को एल की टर्म्स में लिखना था। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूं, तो अगर ये एल है ये थीटा है, तो बेस पे एल कॉस आ जाता है, तो ये एल कॉस है, ये एल है, तो ये मेरे पास एल माइनस एल कॉस हो गया और आंसर आ गया, है ना। एक बार जरा सा देखिए, ये देखो कि किन टर्म्स में आंसर पूछा हुआ है। अब मान लो अगर मैंने तुम लोगों से आंसर पूछा हुआ होता, लेट अस अज्यूम मैंने तुमसे आंसर पूछा हुआ होता यू की टर्म्स में, ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला अप्रोच है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो मैं तुम्हें वो बोल रही हूँ कि अप्रोच हमेशा तुम लोग ना, अप्रोच हमेशा डायरेक्ट रखो कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछा हुआ है, तो भाई ग्रेविटी एम जी के नीचे बस मुझे एच हाइट निकालनी है, तो आंसर तो माइनस एम जी एच ही है। बट क्वेश्चन की मर्जी है कि वो किन टर्म्स में आंसर पूछना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एल की टर्म्स में पूछ लिया, अब वो यहाँ पर यू की टर्म्स में भी पूछ सकते थे। ये जरा सा देखिए, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मुझे जो आंसर है यू की टर्म्स में पूछा जाता, तो अगर मुझसे आंसर यू की टर्म्स में पूछा जाता, तो बस यहां से लेके यहां तक मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देती, मैं सिंपली यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देती कि भाई बॉडी की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है जब m का मास h के हाइट से राइज करता है। तो h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाई 2g। तो अगर u की टर्म्स में आंसर मैंने तुमसे पूछा होता तो आंसर कितना आता, माइनस एम जी यू स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब क्या, माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फिर ये आंसर होता। तो तुम देखो कि चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए, हमारा ब्लू वाला अप्रोच सेम है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोला तो हम चलेंगे भैया सीधा वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस एम जी एच है। अब फिर ऑप्शंस को देखोगे, अगर तो ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर मैंने दो तरीके के क्वेश्चन बना दिए कि अगर एल की टर्म्स में पूछा जाए तो एच को एल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, अगर एच को यू की टर्म्स में पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो कि जब तक बॉडी यहां से लेके यहां तक गई है मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज हुई, मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एच को यू की टर्म्स में लिख दिया, फाइनल आंसर दे दिया। धीरे धीरे सीखिए। और ये होगी बच्चों हमारी आज की क्लास खत्म। होपफुली आपको पहले से ज्यादा समझ आया हो, क्योंकि कल की क्लास में भी 40 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली, देन वी विल मूव टू द स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बोला था ना फुल मजेदार क्लास ले लूंगी, रेडी रहना तुम लोग 6 बजे के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। हाँ, पीडीएफ तुम लोग बोल रहे थे, पीडीएफ अभी के अभी मैं करती हूँ, तीनों क्लासेस के पीडीएफ अभी के अभी मैं करती हूँ बच्चों, ठीक है। चलो, दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।